एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में हमने देखा कि हमारे पास तीन तरह के एनालिसिस होते हैं। एक इंडस्ट्री इकोनॉमी एनालिसिस, जिसमें हम पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी के क्या हालात हैं, इकोनॉमी कैसी है। उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस में हम उस इकोनॉमी में जो बहुत सारी इंडस्ट्री है उसमें से अपने लिए एक बेस्ट इंडस्ट्री को चुनते हैं जिस इंडस्ट्री में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और इंडस्ट्री के बाद फाइनली हम देखते हैं कंपनी एनालिसिस को। तो तीन तरह के एनालिसिस हमारे पास हो गए, इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस में हम जब भी हमें किसी कंपनी को एनालिसिस करना होता है, हमें उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करना होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है, कंपनी आगे क्या करने वाली है, कंपनी ने अपने पास्ट में कितना अर्न करा है, कितना जोड़ा है, कितना लोगों में बांटा है, वो सभी हम लोग एनालिसिस करते हैं। और उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए हमने आपको बताया था, हम सबसे पहले बैलेंस शीट को देखते हैं, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को देखते हैं एंड फाइनली रेशियोज को देखते हैं। तो बैलेंस शीट का हमने अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में करा था एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को एनालिसिस करने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारी शेयर कैपिटल है, एक अच्छी कंपनी की शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो इंक्रीज लगातार नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन था रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस किसी भी अच्छी कंपनी के लगातार इंक्रीज होते रहने चाहिए, ये किसी भी हाल में डिक्रीज या कांस्टेंट नहीं रहने चाहिए। एंड फाइनली हमने देखा था डेट। डेट्स को हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। देखिए, जिस भी कंपनी के ऊपर, जिस भी इंसान के ऊपर कम कर्जा होता है वो खुशहाल रहता है, उसके डूबने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो जो डेट है वो लगातार कंपनी के कम होते होने चाहिए, वो किसी भी हाल में इंक्रीज नहीं करने चाहिए। तो ये था किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करने के लिए बेसिक 3 पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो हमारी जो हमारी टेंजिबल असेट्स है वो इंक्रीज होनी चाहिए। कंपनी की जो इनटेंजिबल असेट्स है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए। कंपनी के पास पेटेंट्स राइट्स, R&D, इसमें कंपनी का एक दबदबा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसकी पोजीशन गुड, अच्छी पोजीशन होनी चाहिए। तो हम ये सारी चीजें भी किसी भी बैलेंस शीट को एनालिसिस करते वक्त देखते हैं। आज हम प्यारे बच्चों बात करते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस किस तरह से करा जाए। इसको हम अभी SPL भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, जब भी हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता कैसा है और हम कहां से प्रॉफिट एंड लॉस को देखें, और प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक टर्म्स क्या क्या कौन कौन सी आती है। तो इसके लिए हमें एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना पड़ेगा। जहां पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैं प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट मैं देखता हूं। तो सबसे पहले आपको रिलायंस में आ जाना है, देन फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में जब आप आए तो फाइनेंशियल्स में यहाँ पे सामने बैलेंस शीट है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है और यहाँ ईयरली रिजल्ट्स हैं। ईयरली रिजल्ट्स और प्रॉफिट एंड लॉस लगभग दोनों सेम सी चीज होती है, तो मैं आपको दोनों चीजें ही खोल के दिखा दूंगा। फिलहाल हमने खोला है इसका प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले यहाँ पे ये जो कॉलम है पार्ट ए, इसमें होती है इनकम। इनकम को हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। उसके बाद इसका पार्ट बी है, उसमें होते हैं हमारे सारे एक्सपेंसेस। फिर इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस कर दिया जाता है, हमारे सामने प्रॉफिट आ जाता है। उस प्रॉफिट में से हम एक्सेप्शनल आइटम घटा देते हैं, टैक्स घटा देते हैं,
और सारी जो अदर चीजें हैं वो घटा देते हैं, और हमारे सामने फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड आ जाता है। यानी एक तरह से ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। बात में आ गई। अब एक बार ऊपर से समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले इनकम। इनकम का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोथ। यानी कि आप इसको समझ लीजिए मोटा मोटे तौर पे ये हमारी ग्रोथ सेल है। तो किसी भी हमारी कंपनी की ग्रोथ सेल कितनी है, यहाँ पे रिलायंस कंपनी की ग्रोथ सेल है जो मार्च 2016 में 251 थी, 265, ये सारी हो गई ग्रोथ सेल। लैक्स एक्साइज सेल्स टैक्स अदर ड्यूटीज वगैरह, और ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट, यानी नेट सेल। तो सबसे पहली जो जरूरी चीज होती है वो होती है नेट सेल, और नेट सेल हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे, ये हमारी कंपनी की नेट सेल है। उसके बाद ये है टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू, यानी बिजनेस ने कितना पैसा कमाया। अदर इनकम, यानी देखो बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जो कंपनी को ऑपरेशंस के अलावा मिलती है। जैसे कि कंपनी के प्रीमिसेस में कोई एक लैंड है जिसको कंपनी ने रेंट पे दे दिया, तो वो भी कंपनी की अदर इनकम है। तो कोर बिजनेस के अलावा जो भी इनकम हुई है वो अदर इनकम में आती है। उसके बाद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, के जो भी रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम करा है उसकी कॉस्ट है ये। उसके बाद ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंपनी की फैक्ट्री को चलाने के लिए, यानी कि जो ऑपरेटिंग डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो। चेंज इन इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि कितना साल में इन्वेंट्री में चेंज हुआ, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, आपने अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कितना रुपया खर्चा। फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि आपने इंटरेस्ट के रूप में कितना रुपया दिया, जो लोन आपने ले रखा है उसके लिए कितना रुपया आपको कॉस्ट के रूप में देना पड़ा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना डेप्रिसिएशन आपकी असेट्स पे लग रहा है। अदर एक्सपेंसेस, इनके अलावा जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस। तो यहां से हमारे सामने आ गए टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद जैसे ही हम अपने टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हमारे साल का प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। यानी कि इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद ये सारा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। इसमें से हम जो भी कोई एक्सेप्शनल आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो रेगुलर नेचर में नहीं होने, उन्हें हम लेस कर देते हैं। उसके बाद हम साल का टैक्स लेस कर देते हैं, और फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यानी प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स। उसके बाद कंटिन्यूइंग पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस इतना है, क्योंकि इनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मेरे हिसाब से नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। ठीक है, तो ये सारा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। इसमें हमें इस तरह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस हमारा देखने को मिलता है, और ये सारी इसकी बेसिक टर्म होती है। तो सर एक अच्छे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें होती हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे पता चले ओवरव्यू में। देखो बेसिक तो आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टडी करना पड़ेगा, जो एक तरह समझ लीजिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन हम अगर मान लीजिए ऑन एन एवरेज हम पता करें तो एक अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे पता लगाया जाए। तो सबसे पहला कंडीशंस फॉर एक अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस की क्या क्या कंडीशन होती है, बेसिक कंडीशंस लिख देता हूं। ठीक है भाई, तो सबसे पहली कंडीशन, एक अच्छे प्रॉफिट एंड लॉस में, एक अच्छे प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आपकी नेट सेल्स है वो लगातार इंक्रीज करती रहनी चाहिए। नेट सेल्स आपको मिलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट, इस नाम से आपको जब आप देखेंगे तो नेट सेल्स मिलेगी। तो नेट सेल्स जो है वो आपकी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती रहनी चाहिए। उसके बाद कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल,
जो कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल है वो भी आपका इंक्रीज करता रहना चाहिए। देखिए नेट सेल तो ऑफ कोर्स सी बात, आप सब लोगों को पता होगा कि सेल है किसी कंपनी की, जो सेल ग्रोथ जब ग्रोथ करेगी तो ही कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करेगा, और जब कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करेगा तो ही आप लोग ग्रो कर पाएंगे, बिकॉज आप लोग इन्वेस्टर्स है कंपनी के। अगला कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल। जो कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल है, जब जितना ज्यादा कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करेगी उतना ही ज्यादा कंपनी का सेल बढ़ेगा, क्योंकि जब खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे ना। अगला एम्प्लॉय कॉस्ट। कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होनी चाहिए। अगर कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि कंपनी कहीं ना कहीं काफी अच्छी कंडीशन में है, और कंपनी अपने एम्प्लॉयज पर पैसा खर्च रही है, यानी कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर रही है, कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपेंशन पर है। फोर्थ वन हमारे सामने आता है इसमें पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि जो हमारा प्रॉफिट है इंटरेस्ट एंड टैक्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले वो इंक्रीज करना चाहिए। ये भी एक बेसिक सी बात है, आप सब लोगों को पता होगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करता रहना चाहिए। अगला है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा डिक्रीज करना चाहिए, या हम उसको बोल सकते हैं फाइनेंस कॉस्ट, कि जो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है या तो वो डिक्रीज करती रहे, या डिक्रीज भी ना करे तो कांस्टेंट रहे, लेकिन इंक्रीज ना करे। देखो बैलेंस शीट में आपको पता होगा, जब हमने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में जो डेट है वो डिक्रीज करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, जब डेट आपका डिक्रीज करेगा तो फाइनेंस कॉस्ट भी आपकी डिक्रीज करेगी, फाइनेंस कॉस्ट भी आपकी कम होती चली जाएगी। और नेक्स्ट वन नेट प्रॉफिट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेट प्रॉफिट आपका इंक्रीज करना चाहिए। तो ये बेसिक 6 पैरामीटर्स हैं किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस को एनालिसिस करने के लिए। जो आपकी नेट सेल है वो इंक्रीज होनी चाहिए, कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल है वो इंक्रीज होना चाहिए, एम्प्लॉय कॉस्ट है वो इंक्रीज होनी चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है इंक्रीज होना चाहिए, या इसको आप इतना ना भी देखें, इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होना चाहिए, और नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज करना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ही। हम रिलायंस का प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर रहे थे। तो सबसे पहली कंडीशन जैसे कि थी हमारी कि हमें देखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं क्या इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, 2,33,000 से 2,42, 2,42 से 2,90, 2,90 से 3,17, 3,17 से 3,35, यानी कि एक यहाँ पर एक डाउनफॉल है एक तरह का। अदरवाइज कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगातार इंक्रीज हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए गुड साइन है। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो हमें अब पता लगाना पड़ेगा कि ये किस कारण हुआ है, ये डिक्रीज किस कारण हुई है। अगला इसके अलावा हमने आपको बताया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। हमने कहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी लगातार इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो जब सेल इंक्रीज होगी तो ये भी आप देखेंगे कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जहां पे हमारी सेल डिक्रीज हो रही है वहां पे आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। अगला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। हमने बताया था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लगातार इंक्रीज करने चाहिए, तो ये देखिए इंक्रीज हो रहे हैं। 4,260 करोड़, 4,234 करोड़, 4,740 करोड़, 5,000, और ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपेंशन पे है। अगला फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में हमने आपको बताया था कि फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज करनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिलायंस कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे पैरामीटर पे फिक्स नहीं बैठती है, और रिलायंस के जो आप समझ लीजिए फाइनेंस कॉस्ट है वो लगातार इंक्रीज कर रही है, जो कहीं ना कहीं एक गलत साइन है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स है, क्या ये इंक्रीज कर रहा है? बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये तो डिक्रीज कर ही रहा है, यानी रिसेंट ईयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। उसके बाद हमारे सामने आ गया नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। नेट प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहिए, सेम एज इट इज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं
इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ऐसे आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस को आप देख सकते हैं। लाइक हम किसी और कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। एक कंपनी है एनटीपीसी, पीएसयू कंपनी है, हम इसका सर्च करते हैं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस। एनटीपीसी का जो शेयर प्राइस चल रहा है 90 रुपीज अभी चल रहा है। हम इसकी फाइनेंशियल्स चेक करेंगे, फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट एंड लॉस। यस स्टूडेंट्स, अब देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप ग्रोस भी देख लीजिए और नेट भी देख लीजिए, एनटीपीसी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगातार ग्रो कर रहा है। यानी यहाँ पे हमारे हिसाब से पहली कंडीशन फिट बैठती है, कंपनी सही। अगला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब ये कई बार यहाँ पे जीरो दिखा देते हैं, हो सकता है मे बी इनके पास डेटा अवेलेबल ना हो, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम पे कंपनी बिल्कुल जीरो ही कंज्यूम कर रही हो। खैर, अगला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी लगातार इसके ग्रो कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पे भी कंपनी सही कंडीशन में है। उसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे आप, फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की यहाँ पे बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉफिट्स कंपनी के लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, ये एक सही साइन है। और फाइनली हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो कुल मिला के एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एनटीपीसी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सही है, वो एक अच्छी पिक्चर दिखा रहा है। हमने हीरो मोटोकॉर्प को देखा था जिसकी बैलेंस शीट काफी अच्छी थी, कल हम लोगों ने देखा था। आज हम हीरो मोटोकॉर्प का एक बार हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस और देखना चाहेंगे। बैलेंस शीट की जो तीनों कंडीशन थी, हीरो मोटोकॉर्प उन्हें फुलफिल कर रहा था, यानी इसकी जो इक्विटी कैपिटल थी वो कांस्टेंट थी, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज कर रहे थे, और जो डेट था वो डिक्रीज कर रहे थे। अभी हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे क्या प्रॉफिट एंड लॉस की जो कंडीशंस हैं वो ये कंपनी फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प में आ गए। सबसे पहले नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आप देखेंगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुए, इंक्रीज हुए एंड फिर एक तरह से जो इकोनॉमिक जो देखिए जो आपकी ऑटोमोबाइल कंपनी है उनमें 90 टू 20 थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स और सेल सभी की कम हुए थे एक तरह से, जो हमारा रिसेशन पीरियड चला था उसकी वजह से। तो ये तो है ही है। तो यहाँ पे एक तरह से 1920 में थोड़ा सा इसमें टिल्ट है, ये लगभग कंपनी में आपको मिलने की संभावना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और ये देखिए ये भी यहाँ पे इंक्रीज, और यहाँ पे क्योंकि सेल डिक्रीज है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक सही कंडीशन है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की एक तरह से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे एक तरह से ये अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं है। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स जो इंक्रीज होना चाहिए ये इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी सही साइन नहीं है। और फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप देखेंगे तो इंक्रीज है और फिर यहाँ पे डिक्रीज है, उसके बाद दोबारा इंक्रीज है। तो कुल मिला के प्रॉफिट एंड लॉस और इनसे आपको पता चलता है कि हीरो मोटोकॉर्प इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक सही कंपनी है। तो दोस्तों जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस को देखना पड़े, हम मनी कंट्रोल पे चले जाएंगे, मनी कंट्रोल में से प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, और उसके बाद नेट सेल्स, कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फाइनेंस कॉस्ट और नेट प्रॉफिट। इन सभी को देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे किस कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह की है। ठीक है भाई, तो इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।